मैं गीतांजलि राजकीय हाई स्कूल फतेहपुर पुट्ठी बागपत से हूँ और आज हम कक्षा 10 में विषय विज्ञान का पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि दूध का खट्टा होना, बल्ब का जलना बुझना, जल का भाप में बदलना, भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना इत्यादि। इनमें से कुछ परिवर्तन जो होते हैं उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि इन परिवर्तनों में उस पदार्थ की भौतिक अवस्था में चेंज होता है, जबकि उस पदार्थ के संगठन या उसके रसायन में कोई चेंज नहीं होता है, ना उसके द्रव्यमान में कोई चेंज होता है, जैसे कि बल्ब का जलना और बुझना। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज हो जाता है, परिवर्तन होता है, मतलब कि उस पदार्थ के गुण, उस पदार्थ का जो संगठन है, जो केमिकल है, वो सब चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार परिवर्तन 2 प्रकार के हो गए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अभिक्रिया क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो पदार्थ ले लीजिए या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, जब वो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे जिसका गुणधर्म पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होगा तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल यानी कि पानी का निर्माण करते हैं, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों से वापस पहले वाले पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं। तो कौन कौन सी भौतिक विधियां हैं वह हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन और अपकेंद्रीकरण। तो इनमें से किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को वापस अपनी पहली अवस्था में नहीं बदल सकते हैं। अब आती है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए हम देखते हैं या तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि अभी हमने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है इसकी अवस्था है गैस, यानी ये गैस अवस्था में है। ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में होती है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो जल का निर्माण हुआ है वह लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था चेंज हो जाती है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है ताप में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। थर्ड
रंग में परिवर्तन हो सकता है, और एक और कंडीशन है कि किसी भी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के 4 तरीके हैं। या तो अवस्था में परिवर्तन होगा पदार्थों की, या फिर ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, या फिर किसी गैस का उत्सर्जन। ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 शब्दों से इसकी निर्माण करते हैं। पहला है अभिकारक। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो पदार्थ क्रिया करते हैं। दूसरा होता है उत्पाद। उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक अभिक्रिया के बाद निर्माण होता है। जिनका निर्माण होता है या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं। जैसे H2+O2 = H2O। तो इसमें जो ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण हुआ है, यानी जल, यहाँ पर जल उत्पाद है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है? मान लीजिए हमने कोई रासायनिक समीकरण लिखी है Mg+O2 = MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिकारकों में पहला तत्व क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर Mg के रूप में लिखा है, तो इसके कितने परमाणु हैं? इधर 1, और इधर MgO में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। तो यानी यहाँ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब दूसरा तत्व लेते हैं। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभिकारकों की तरफ 2 परमाणु हैं और इधर है ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो यहाँ पर 2 है और इधर है 1। इनको हम कैसे बराबर कर सकते हैं? यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2 परमाणु हो जाएंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। तो 2 परमाणु करने के लिए हम इसको 2 को यहाँ लिखेंगे MgO से आगे। तो अब इधर उत्पादों की तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, लेकिन अभिकारकों की तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी 1 ही है। तो इनको भी हमें बराबर करना होगा। इसके लिए हमें इधर भी 2 से गुणा करनी होगी और Mg के आगे 2 लिखना होगा। इस प्रकार जो रिएक्शन आई, जो समीकरण बनी हमारी 2Mg+O2 = 2MgO,
ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है, यहाँ पर पदार्थों की अवस्थाएं नहीं लिखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में यानी ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में होता है। अब यह समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते। जब हम आयरन की क्रिया पानी से कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यहाँ पर हम इसको एक टेबल के द्वारा भी समझा सकते हैं। एक तरफ हम तत्व लिखते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो कौन कौन से तत्व हैं इस अभिक्रिया में? आयरन, Fe, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। तो अभिकारकों की तरफ आयरन यानी लोहे के कितने परमाणु हैं? 1। और उत्पाद में Fe के परमाणु हैं 3। इसी प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों की तरफ 2 हैं और उत्पाद की तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन परमाणु 1 है और इधर ऑक्सीजन परमाणु है 4। अब हम बारी बारी से सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु अभिकारकों की तरफ 1 है जबकि उत्पाद की तरफ 3। तो हम इसको बराबर करने के लिए इधर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 परमाणु हो जाते हैं। और 3 से गुणा करने के लिए हम फिर यहाँ इसके आगे 3 लिख देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु दोनों तरफ 2-2 बराबर हैं। अब ऑक्सीजन के परमाणुओं को बराबर करना है, इधर 1 है और 4 है तो यहाँ पर भी हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 परमाणु हो जाएंगे, यानी हम यहाँ 4H2O लिख देंगे। अब 4H2O लिखने के बाद में इस 4 का मतलब है इस पूरे H2O में इस 4 की गुणा, तो 4 दूनी 8, यानी यहाँ हाइड्रोजन परमाणु हो गए 8, लेकिन इधर हाइड्रोजन परमाणु है 2। अब हम इन्हें 2 को 8 परमाणु के बराबर करना है, तो कैसे करेंगे? इस 2 में भी 4 की गुणा करनी होगी, यानी यहाँ पर हम इसमें 4 की गुणा कर देंगे 8 और इधर हमारे हो ही चुके थे पहले से 8। तो इस प्रकार हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या भी बराबर होगी। अब हम इसको संतुलित अवस्था में लिख देंगे 3Fe और इसकी अवस्था है सॉलिड ठोस प्लस 4H2O यानी लिक्विड इक्वल टू Fe3O4, ये भी सॉलिड होता है, और 4H2 ये गैस अवस्था है। तो इस प्रकार ये जो हमारी रिएक्शन आई लास्ट में, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आता है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये आप सभी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही पदार्थ के द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पादों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहना चाहिए, उनके भार में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। मान लीजिए हमने कोई रासायनिक समीकरण लिखी है Mg+O2 इक्वल टू MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं।
तो यहाँ पर हमें अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या को समान करना होता है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिकारकों में पहला तत्व क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहाँ पर Mg के रूप में लिखा है, तो इसके कितने परमाणु हैं? इधर 1, और इधर MgO में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। तो यानी यहाँ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब दूसरा तत्व लेते हैं। दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभिकारकों की तरफ 2 परमाणु हैं और इधर है ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो यहाँ पर 2 है और इधर है 1। इनको हम कैसे बराबर कर सकते हैं? यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 2 परमाणु हो जाएंगे। इस प्रकार ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। तो 2 परमाणु करने के लिए हम इसको 2 को यहाँ लिखेंगे MgO से आगे। तो अब इधर उत्पादों की तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, लेकिन अभिकारकों की तरफ मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी 1 ही है। तो इनको भी हमें बराबर करना होगा। इसके लिए हमें इधर भी 2 से गुणा करनी होगी और Mg के आगे 2 लिखना होगा। इस प्रकार जो रिएक्शन आई, जो समीकरण बनी हमारी 2Mg + O2 = 2MgO, ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है, यहाँ पर पदार्थों की अवस्थाएं नहीं लिखी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में यानी ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में होता है। अब यह समीकरण पूरी तरीके से संतुलित है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और समझा देती हूँ। जब हम आयरन की क्रिया पानी से कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यहाँ पर हम इसको एक टेबल के द्वारा भी समझा सकते हैं। एक तरफ हम तत्व लिखते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो कौन कौन से तत्व हैं इस अभिक्रिया में? आयरन Fe, हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। तो अभिकारकों की तरफ आयरन यानी लोहे के कितने परमाणु हैं? 1, और उत्पाद में Fe के परमाणु हैं 3। इसी प्रकार हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों की तरफ 2 हैं और उत्पाद की तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन परमाणु 1 है और इधर ऑक्सीजन परमाणु है 4। अब हम बारी बारी से सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु अभिकारकों की तरफ 1 है जबकि उत्पाद की तरफ 3। तो हम इसको बराबर करने के लिए इधर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 परमाणु हो जाते हैं, और 3 से गुणा करने के लिए हम फिर यहाँ इसके आगे 3 लिख देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु दोनों तरफ 2-2 बराबर हैं। अब ऑक्सीजन के परमाणुओं को बराबर करना है। इधर 1 है और 4 है, तो यहाँ पर भी हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 परमाणु हो जाएंगे। यानी हम यहाँ 4H2O लिख देंगे। अब 4H2O लिखने के बाद में इस 4 का मतलब है इस पूरे H2O में इस 4 की गुणा, तो 4 दूनी 8, यानी यहाँ हाइड्रोजन परमाणु हो गए 8, लेकिन इधर हाइड्रोजन परमाणु है 2। अब हम इन्हें 2 को 8 परमाणु के बराबर करना है, तो कैसे करेंगे? इस 2 में भी 4 की गुणा करनी होगी, यानी यहाँ पर हम इसमें 4 की गुणा कर देंगे 8, और इधर हमारे हो ही चुके थे पहले से 8। तो इस प्रकार हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या भी बराबर होगी। अब हम इसको संतुलित अवस्था में लिख देंगे 3Fe, और इसकी अवस्था है सॉलिड ठोस प्लस 4H2O यानी लिक्विड इक्वल टू Fe3O4, ये भी सॉलिड होता है, और 4H2 ये गैस अवस्था में। तो इस प्रकार ये जो हमारी रिएक्शन आई लास्ट में, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।
अब आता है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये आप सभी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है, ना ही पदार्थ के द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पादों के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान। तो अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहना चाहिए, उनके भाग में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम इसको एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा लिख सकते हैं A + B = C। यानी यहाँ पर दो अभिकारक हैं A और B और आपस में मिलकर वो एक उत्पाद C का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए हम उदाहरण ले रहे हैं कोयले का दहन। कोयला होता है कार्बन, जो कि ठोस अवस्था में होता है। जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार जल का निर्माण 2H2 + O2 = 2H2O, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया को एक सिंपल अभिक्रिया से दिखाया गया है A = B + C। इसका मतलब है कि जो A है पदार्थ, वह अभिक्रिया के बाद B और C उत्पादों में टूट जाता है। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का अर्थ है जब कोई पदार्थ ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा के द्वारा अपने उत्पादों में टूट जाता है तो हम उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। दूसरा प्रकार होता है इसका विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब है जब कोई अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी विद्युत की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। ऐसे ही इसका तीसरा प्रकार होता है प्रकाशीय वियोजन। जब अभिकारक पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने उत्पादों में टूट जाता है तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि AgCl सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है और इसका प्रयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है कम क्रियाशील पदार्थ को अपने से जो कम क्रियाशील पदार्थ है
उसके विलयन से या उसके किसी यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया है कि आयरन की जब क्रिया कॉपर सल्फेट के विलयन से कराई जाती है तो जो आयरन है वह कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर खुद जुड़ जाता है, FeSO4 बना लेता है और कॉपर को विस्थापित करके अलग कर देता है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया और FeSO4 बना लिया। इसका चौथा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर विस्थापन में तो एक ही तत्व विस्थापित हुआ था, लेकिन यहाँ पर दो यौगिक होते हैं, दोनों यौगिक के जो आयन होते हैं वो एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 बनता है और 2NaCl। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पहले इनके आयन हम अलग अलग कर लेते हैं। तो Na2 का मतलब है यहाँ पर सोडियम आयन और सल्फेट आयन है। BaCl2 का मतलब बेरियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो यहाँ क्या होता है कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन तो इसके दूसरे आयन के साथ मिल जाता है और सल्फेट आयन इसके बेरियम आयन के साथ मिलकर BaSO4 बना लेता है, बेरियम सल्फेट, और Cl के साथ Na मिलकर NaCl बना लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये सोडियम सल्फेट था। सोडियम सल्फेट की क्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड से होती है। तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया।